हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक सैगिटेरियस धनुराशि, जिसके स्वामी जुपिटर बृहस्पति। तो पिछले 2 क्लासेस से हम इसके बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं और इसके बारे में आज और डिस्कस करेंगे। तो कल का जो क्लास था वो अचानक बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं क्लासेस शॉर्ट रखता हूँ, आधे घंटे का ही आजकल रखता हूँ। लेकिन तो भी उसमें भी कभी कभी बीच में नेटवर्क अनस्टेबल होने के कारण क्लास ऑफ हो जाता है। तो कल का क्लास इसलिए अचानक बंद हो गया था। तो कल जहाँ तक हुआ था वहाँ के बाद आज चालू करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज का जो टॉपिक है वो है सैगिटेरियस धनु राशि। तो बहुत सारी चीज़ें हम जैसे डिस्कस करते हैं, तो कुछ चीज़ें हर ये पॉसिबल नहीं कि हर चीज़ यहाँ पे डिस्कस की जाए, क्योंकि हमारा क्लास का भी लिमिटेशन है, टाइम लिमिट है और कुछ ही समय है बाकी हमारे पास, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो कुछ चीज़ें हमें खुद ही स्टडी करना पड़ेगा ना, बहुत सारे बुक्स ये सब से, शास्त्रों से। तो मैंने कुछ बुक्स के नाम भी बताए थे शुरू में। आपको याद होगा जो सबसे पहला क्लास था उसमें मैंने उसके बुक्स के रिगार्डिंग पोस्ट भी डाला है, कौन सा बुक्स आप शुरू में पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आज एक पोस्ट डाला था आत्मकारक प्लैनेट के बारे में। तो ज्योतिर्लिंग, कौन से ज्योतिर्लिंग विजिट करने से हमारा जो रेमेडी करते हैं ज्योतिर्लिंग विजिट का, कौन से ज्योतिर्लिंग विजिट करने से हमें फ़ायदा होता है। तो हर आदमी का जो पार्टिकुलर जो कॉम्बिनेशन होता है, जो ग्रहों का राशियों के साथ, उसके अनुसार उस आदमी के लिए वही पार्टिकुलर ज्योतिर्लिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो उसमें एक पॉइंट आता है आत्मकारक प्लैनेट। तो जैसे ये एक टॉपिक है, अभी इसको मैंने कभी डिस्कस नहीं किया था आत्मकारक प्लैनेट क्या होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये चीज़ खुद से ही हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे छोटे चीज़ आएंगे, एक टर्म है, जस्ट आप किसी बुक में खोले आपको मिल जाएगा, कहीं पे भी कहीं से भी ये चीज़ मिल जाएगा, इसके लिए बहुत सारे रिसर्च करने की जरूरत नहीं। तो आपको जैसे हम पढ़ते हैं ना, प्लैनेट कारक होते हैं ना, तो 2 तरह के कारक होते हैं। एक
हर प्लानिट का एक नेचुरल कारकत्व होता है। जैसे सन जो है वो नेचुरल आत्म कारक होता है, वो सोल को रिप्रेजेंट करता है। मून जो होता है वो नेचुरल मातृ कारक होता है। मार्स जो होता है नेचुरल भातृ कारक होता है। सैटर्न जो होता है वो नेचुरल अमर्त्य कारक यानी कि कैरियर का कारक होता है। और एक चर कारक होता है। ये चर कारक जो होते हैं ना, वो प्लानेट का जो पोजीशन होता है आपके राशि में, कौन से प्लानेट कितने डिग्री पे है उसके अनुसार वो कारकत्व तो डिसाइड होता है। जो जैसे लग्न का जो डिग्री है उस डिग्री से कितना नज़दीक है, जो सबसे नज़दीक है, फिर उसके बाद जो है उसके अनुसार वो डिसाइड होता है। इसी तरह से आत्म कारक जो प्लानेट होते हैं वो डिसाइड होता है। इससे अमर्त्य कारक प्लानेट में वो आपको कैरियर के बारे में बताते हैं। मातृ कारक जो होते हैं वो आपके मदर के बारे में बताते हैं। तो ऐसे ही सारे प्लैनेट ऐसे डिवाइड होते हैं। तो आपको ये टेक्निक मालूम नहीं है कैसे निकालना है, तो उसमें कुछ सोचने की बात नहीं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसमें ऑलरेडी ये लिखा रहता है। जैसे जगन्नाथ फॉरेस्ट सॉफ्टवेयर में आप खोलेंगे तो उसमें जो बेसिक डिटेल जहाँ पे प्लांट्स का दिया रहता है उसमें देखिए हर प्लांट के आगे ए के, एम के, डी के मीन्स दारा कारक। तो ये सारे लिखे रहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको देख को आपको समझ में आ जाएगा कौन सा मेरा आत्मकारक है। तो आत्मकारक जो भी आप प्लैनेट आपका आत्मकारक है वो प्लैनेट को आपको देखना है कि आपके नवांशा चार्ट में वो प्लैनेट किस राशि में है। जिस राशि में है उस राशि के अनुसार जो ज्योतिर्लिंग है वो ज्योतिर्लिंग को विजिट करना है। तो ये था। तो एक डाउट क्लियर था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो मैं नहीं बताऊँ। जैसे लग्न से होता है, बहुत सारे चंद्र कुंडली होता है, लग्न कुंडली होता है, या फिर आरूढ़ पद होता है। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे भी आप खुद पढ़ सकते हैं इसका खुद। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सैगिटेरियस जो कल हम लोग देख रहे थे, जो बृहस्पति जो होते हैं वो कफ का कारक होते हैं। 3 चीज़ होता है आयुर्वेद के अनुसार, कफ, पित्त एंड वात। तो जो जुपिटर होता है कफ का कारक। कफ जो होता है, कफ जिसके शरीर में ज़्यादा रहता है उसको नींद बहुत आती है। आप देखे होंगे, आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही पूछिए। इसलिए बच्चे जो एक एज जो डिवाइड होता है, बचपन होता है, कोई आदमी जवान होता है, युवावस्था होता है, फिर बूढ़ा होता है। तो बचपन के समय में आदमी के शरीर में कफ ज़्यादा होता है, मिडिल एज में आदमी को पित्त ज़्यादा होता है, और ओल्ड एज में वात का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। हम देखो वात के प्रॉब्लम से जैसे हड्डियों में दर्द होना ना, मूवमेंट में प्रॉब्लम होना, पित्त का प्रॉब्लम जैसे शरीर गर्म रहता है, खून गर्म होता है, या फिर डाइजेशन का जो चीज़ें होती है वो पित्त के प्रॉब्लम के कारण होती है। वात के कारण आदमी को नींद ज़्यादा आता है, आदमी बहुत इमेजिनेटिव होता है, बहुत क्रिएटिव होता है। तो इसलिए जो बृहस्पति है उनके जो इमेजिनेशन पावर बहुत है, वो छोटे चीज़ें नहीं सोचते, वो आपको और वो लॉजिक पे काम नहीं करते, वो फेथ पे काम करते हैं। बृहस्पति मतलब फेथ, नो लॉजिक। ऐसा नहीं कि नो लॉजिक, लेकिन इट्स मेन थिंग इज दैट यू शुड हैव फेथ, देन ओनली इट विल वर्क। इस तरह बृहस्पति जो होते हैं वो स्वीट का कारक होते हैं। स्वीट चीज़ों का, जो भी स्वीट है उसके कारक स्वीट है। इसलिए बोलते हैं जो आदमी स्वीट ज़्यादा खाता है वो मोटा हो जाता है, फैट। जुपिटर इज हेवी, जो गुरु जो होता है बहुत हेवी होता है। हेवी का मतलब ये नहीं कि बहुत मोटा होता है, हेवी का मतलब ये कि वो उसको गुरुता बहुत होती है, हेवीनेस उसके बातों में बहुत हेवी होता है, उसके बातों का बहुत वजन होता है, उसका बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, हेवी का मतलब। तो एक रेमेडी होता है बृहस्पति का कि आप डाइटिंग नहीं करो। ऐसे लाल किताब की एक रेमेडी है जिसका बृहस्पति का ये करना है, उसको डाइटिंग मत करो। इसका मतलब वो बहुत खाइए, फैट बढ़ेगा आपके शरीर का। अगर जुपिटर 7th हाउस में हो आपके, या 7वें घर से कोई ताल्लुक रखता हो, या एसेंडेंट में हो, देन ऐसा बोला जाता है कि आपके वाइफ का वजन जब जब बढ़ेगा तब तब आपके धन की वृद्धि होगी, और आपके वाइफ का वजन जब जब घटेगा आपके धन का व्यय ज़्यादा हो। क्योंकि 7th हाउस वाइफ को दर्शाता है, और जुपिटर जो है वो नेचुरल कारक है वेल्थ का। तो वेल्थ और वाइफ दोनों रिलेटेड होता है एक दूसरे से।
अगर जुपिटर 7th हाउस में है या 7th हाउस से कोई कनेक्शन है उसका, 7th हाउस का स्वामी है या 7th हाउस के जो प्लैनेट है उसके साथ कंजंक्शन में, तो जुपिटर जो होता है वो हमेशा आपको अच्छा ही करता है आपके चार्ट में ना। एक ऐसा मेल प्लैनेट है, सिर्फ एक ऐसा मेल प्लैनेट है जो सिर्फ आपको अच्छा देने के लिए ही आता है। इवन वो कुछ खराब भी करे तो भी वो खराब इसलिए कर रहा है क्योंकि उससे आपका आगे चल के अच्छा होने वाला है। आपको वो स्ट्रगल इसलिए कर रहा है कि वो स्ट्रगल आपके आगे फ्यूचर के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो स्ट्रगल आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जुपिटर जो होता है लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करता है। सेजिटेरियस जो होता है, सेजिटेरियस द मोड ऑफ गुडनेस राशि बोलते हैं इसको, फायरी राशि, तो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग सोचता है। आप देखोगे सेजिटेरियस जो भी मोड ऑफ गुडनेस की राशि है उसमें आपके जो भी प्लैनेट है वो आदमी बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। वो आदमी बहुत लंबे समय तक है, वो पूरा जीवन का सोच के चलता है। अब बहुत सारे चार्ट में देखो उनके कौन कौन से सात्विक राशि हैं, और सात्विक राशि में जिसके ज़्यादा प्लैनेट होंगे वो आदमी उतना ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है। अब आप हिटलर के चार्ट में देखोगे, हिटलर के चार्ट में मैक्सिमम प्लैनेट्स सात्विक राशि में। सात्विक राशि का मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा पूजा पाठ करेगा, सात्विक राशि का मतलब ये कि वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा। तो हिटलर का जीवन देखो, वो शुरू से ही वो सब कुछ प्लान्ड वे में चलता था, वो बहुत दूर का सोच के प्लानिंग किया था। ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है। ऐसे आप नॉर्मल लोगों की लाइफ में भी देख सकते हो। कोई लोग होते हैं बहुत दूरदर्शी होते हैं, कोई लोग होते हैं आज पैसा हुआ कल खर्चा है, तो परसों के लिए क्या है उनको कुछ पता नहीं। कुछ लोग होते हैं वो आज से ही सोचते हैं कि ना 20 साल बाद जब मेरी बेटी का शादी होगा तो उसके लिए पैसा कैसे जमा करना है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो उनके सात्विक राशि जो होंगे ना उसमें ज़्यादा प्लानिट होंगे, तभी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। तम इसी तरह 3 तरह की राशियाँ होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक ना। मैंने जो राशि का जो PDF भेजा था उसमें ये सब मेंशन है, उसमें हम देख सकते हो। जो सेजिटेरियस जो होता है या 9th हाउस होता है वो आपके थाई को रिप्रेजेंट करता है। अब देखोगे जितने भी लिविंग बीइंग है उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग है जो लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। सारे एनिमल लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते। तो जो थाई जो होता है थाई जो होता है सिग्निफाई करता है लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ट्रेवल के लिए ना। थाई में उसके जंघा में बहुत ताकत चाहिए उसको बहुत लंबे समय के लिए। तो जो भी चीज़ें जो इससे रिलेटेड होगी सेजिटेरियस से वो लॉन्ग टर्म्स गोल्स से रिलेटेड होगी। जैसे 5th हाउस में अगर सेजिटेरियस है तो वो आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना। 4th हाउस में है तो उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगा उसको घर बनाने के लिए। और जो भी साइन 9th हाउस में आता है वहाँ पे भी वो लंबे समय का प्लानिंग करेगा उस राशि से रिलेटेड। इसलिए जो 9th हाउस होता है या सेजिटेरियस साइन होता है वो लॉन्ग ट्रेवल को भी सिग्निफाई करता है। तो 3 फायरी साइन हमने बताया था ना, एरीज होता है, लियो होता है और सेजिटेरियस। ये तीनों जो साइन है वो फायरी साइन है। तो एरीज का जो फायरी जो नेचर था ना वो क्या था, इट्स जस्ट स्टार्ट, इट्स अ बिगनिंग। तो कोई चीज़ जब जंप स्टार्ट करते हैं एकदम, जैसे गाड़ी को चालू करने के लिए उसको फर्स्ट गियर में डालना पड़ता है, तो फर्स्ट गियर में गाड़ी का सारा पावर लग जाता है, बाइक का सारा पावर लग जाता है उसको चलाने में, मतलब क्योंकि उसको स्टार्ट करना है। तो जो फर्स्ट गियर वाली जो चीज़ें है ना वो एरीज साइन देती है। तो लियो साइन का जो फायर है ना वो मेंटेन्ड फायर है, वो एक एक कांस्टेंट इसमें चलता है। जैसे सन का जो फायर है वो हर दिन उगता है, वो ऐसा नहीं कि कुछ किक स्टार्ट देता है, मेंटेन्ड वे में। उसी तरह जैसे पेट की जो अग्नि है, जठर अग्नि, वो मेंटेन्ड फायर है, वो आपके डाइजेशन को देता है, कंट्रोल्ड फायर। सेजिटेरियस का जो फायर है वो हिडन फायर है, वो दिखता नहीं, गुप्त जो उष्मा बोलते हैं ना वो है सेजिटेरियस का फायर। इसलिए आप सेजिटेरियस साइन में जो भी रहता है वहाँ की सिग्निफिकेशंस आप हाइड करते हो, बताते नहीं हो किसी को। जैसे फादर हुआ, धर्म हुआ ना।
आप फादर का नाम कब बताते हो, कोई पूछता है, या लिनेज का नाम कब बताते हो, जब कोई पूछता है, जहाँ पे ज़रूरत होती है। आप ऐसे ही आप अपने धर्म के बारे में आप जो कुछ करते हो ऐसे किसी को बताते नहीं हो, जब तक कोई पूछता नहीं है। और बताना भी नहीं चाहिए, शो ऑफ नहीं करना चाहिए। आप अपने गुरु का नाम किसी को बताते नहीं, शो ऑफ नहीं करते हो। हाँ, कोई पूछता है तब बताते हो। इसलिए हिडन चीज़ें होती है, अपने अपने मन में रखने वाली बातें, मन में श्रद्धा रखने वाली बातें होती है। तो जो सेक्रेटेरिएट साइन है उसका जो फायर होता है वो हिडन फायर होता है। जो बोलते हैं ना, ये धर्म का प्रतीक है, धर्म का ध्वजा है, जो सेक्रेटेरिएट साइन जो है। तो इसमें लोग बोलते हैं ना, अंदर से जो इंटरनल इंस्पिरेशन जो होता है, मोटिवेशनल जो फायर होता है, वो छुपा हुआ फायर है ना। तो वो चीज़ सेक्रेटेरियस रिप्रेजेंट करती है, उस टाइप के फायर को। तो सेक्रेटेरियस साइन जो है वो एक डुअल साइन। तो लेकिन देखो, जो 9th हाउस की जो चीज़ें है ना, वो सिंगुलर चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है ना। जैसे फादर एक ही होता है, गुरु कोई एक ही होता है, तो फिर ये सेक्रेटेरियस साइन वहाँ पे कैसे मैच करता है ना। सेक्रेटेरियस साइन डुअल साइन, डुअल साइन करने का मतलब ये है कि ओवर द पीरियड, डुअल है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें फिक्स भी है और कुछ चीज़ें चेंजेबल भी है। इस डुअल का मतलब ये होता है। डुअल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ चेंजेबल है। तो कुछ चीज़ें फिक्स है, जैसे फादर फिक्स है, गुरु फिक्स है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज होती है ओवर द पीरियड। जैसे आपका नॉलेज है, नॉलेज आपका क्या होता है, इवोल्व होता है। जो भी आपने नॉलेज किया है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो नॉलेज आपका बदलता है। आपका अनुभव के साथ वो नॉलेज और बढ़ते जाता है और जुड़ते जाता है। वो चेंजेबल चीज़ होता है। तो इसलिए जो सेक्रेटेरियस साइन जो है वो डुअल साइन। जुपिटर जो है वो आपके हैप्पीनेस का सिग्निफिकेटर है। आप देखोगे जुपिटर जिसका डेबिलेटेड है, उसके जीवन में कभी भी खुशियाँ नहीं होती है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, टेंशन चलता रहता है। जुपिटर बहुत अच्छा है, यानी कि वो उसके जीवन में कुछ नहीं, बेयर मिनिमम चीज़ें, तो भी वो खुश रहेगा, सुखी रहेगा। जुपिटर को कुछ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से लेना देना नहीं होता है ना। वो बेयर मिनिमम मेटेरियलिस्टिक चीज़ रहेगा, लेकिन तो भी वो हैप्पीनेस देगा। वेनस जो होता है, वेनस वो आपको मेटेरियलिस्टिक थिंग देता है। उसका वेनस का जो हैप्पीनेस होता है ना, वो मेटेरियलिस्टिक थिंग से होता है ना। लग्जरी, घर में लग्जरी होना चाहिए, वेनस लग्जरी देता है, पैसे देता है। इन सब चीज़ों से जो हैप्पीनेस होता है वो वेनस का होता है, उसको फुल प्रूफ चाहिए। लेकिन जुपिटर का जो हैप्पीनेस होता है वो भगवान पे विश्वास से आता है। लव, बॉन्डिंग, हैप्पीनेस, सुख, ये सब चीज़ें, शांति, ये सब चीज़ें जुपिटर का है। और वो जो हैप्पीनेस होता है ना, वो इंटरनल हैप्पीनेस है। वो जो उसको बोल देते हैं सेटिस्फैक्शन जो होता है ना एक हार्ट में, वो हैप्पीनेस होता है। जैसे देखिए, जो जुपिटर होता है जो स्वीट को रिप्रेजेंट करता है, जो स्वीट खाने से इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है, ऐसे समझो। हाँ, देखिए स्वीट सबको अच्छा लगता है कि नहीं। जब भी कोई अच्छा पर्व त्यौहार होता है, फेस्टिवल होता है, या कुछ खुशी का माहौल होता है, तो लोग स्वीट बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। विवाह हुआ किसी का तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, शादी के लड्डू बांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक खुशी का प्रतीक है, हैप्पीनेस का प्रतीक है। Jupiter is the only planet which is heavy but not cruel. Jupiter based people are not dependent on anyone, but if Jupiter gets in angry mood, अगर जुपिटर को गुस्सा आ जाए तो फिर कोई बचता नहीं। तो जुपिटर जो होता है वो एलिफेंट को रिप्रेजेंट करता है। एलिफेंट को देखो, एकदम शांत स्वभाव का होता है ना। ऐसा एक कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। वो रिप्लाई नहीं करता है। वो जब मार्केट में निकलता है तो सब लोग उसको देखने आते हैं, हाथी को ना। कुत्ता तो ऐसे ऐसे हर दिन रोड पे, लेकिन कुत्ते को कोई देखने नहीं आता है ना। लेकिन हाथी चलता है तो सबको देखने आता है ना, हेवी। और उसको कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उसको पलट के जवाब नहीं देते ना। कुत्ते को क्या जवाब देना है। इसलिए जुपिटर छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान नहीं देता ना। छोटे छोटे वो बड़ा पिक्चर देखता है, बड़ा गोल देखता है, उस पर सीधे ध्यान देता है। तो जो जुपिटर जो है ना, वो हाथी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बोला जाता है कि हाथी की तरह भी। अगर अगर आपके ऑफिस में या घर पे आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है पॉलिटिक्स हो रहा है, तो एक रेमेडी देते हैं लाल किताब, कि आप वहाँ पे
लाल रंग का हाथी रखिए, लाल रंग का हाथी का जो आइडल होता है वो रखिए। लाल रंग के हाथी रहने से आपके आसपास के जितने भी पॉलिटिक्स हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि जुपिटर जो विजडम का कारक है। और जो लाल रंग है, लाल रंग सन को भी रिप्रेजेंट करता है और मार्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी पॉलिटिक्स होते हैं ये सब चीज़ आसपास वो ख़त्म हो जाते हैं ना। ये सिंबल जो होता है ना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये सिंबल के बारे में आप लोग को उतना अभी बताया नहीं है। आप देखो जैसे बहुत लोग टैटू लगाते हैं हाथ पे, आप जो टैटू लगाते हो उसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ज़रूर आपके जीवन से, आपके चार्ट से। जैसे कोई स्कॉर्पियो का निशान बनाते हैं हाथ पे, बहुत कोई ओम का सिंबल बनाते हैं, बहुत कोई संस्कृत वर्ड्स लिखते हैं, बहुत कोई ड्रैगन का बनाते हैं, बहुत कोई मोर का पंख बनाते हैं। ऐसे देखो बहुत सारे टैटू लिखते हैं। ये टैटू आप जब बनाते हो उस टैटू का इफेक्ट आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। एंड प्रीवियस टाइम में भी लोग ऐसा बनवाते थे। आप देखोगे लोग बहुत जो पुराने लोग उनके हाथ में भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बना होता था, परमानेंट होता था। क्योंकि इस चीज़ का आपके जीवन में इफेक्ट है, या फिर आप वो चीज़ क्यों लगाए उसके पीछे भी रीजन है। आपके हॉरोस्कोप से वो चीज़ उठ के आया वहाँ पे। अब देखो जो इंडिया है या चाइना है, चाइना का जो सिंबल है वो ड्रैगन है, रेड ड्रैगन। ड्रैगन ऐसे चीज़ होते हैं, ड्रैगन आर रिप्रेजेंटेड बाय मार्स एंड ड्रैगन नॉट मार्स एक्चुअली राहु represent dragon and the elephant is represented by Jupiter. although इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, लेकिन इंडिया रिप्रेजेंट द एलिफेंट एक्चुअली, जुपिटर। देखो इंडिया को जाना जाता है स्पिरिचुअल विजडम के लिए, वैदिक विजडम के लिए। इंडिया का जो वर्ल्ड में पोजीशन है वो लोगों को जागृत करने के लिए, उसको सारे योगा, मेडिटेशन टेक्निक, योगा, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ें इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया है। तो एक्चुअली इंडिया जो रिप्रेजेंट करता है वो एलिफेंट को रिप्रेजेंट करता है, और चाइना जो है वो ड्रैगन को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु, अब राहु देखो, राहु का नेचर क्या होता है, चीटिंग होता है। वो बाई हुक एंड क्रूक वो हर चीज़ लेना चाहता है ना। अब देखो किस तरह चाइना ने इस वर्ल्ड पे रूल किया है। उन्होंने सारे प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए हैं बहुत बारीकी से, उसको सिर्फ आउटपुट से मतलब होता है। वो कभी भी चाइना को गिरने नहीं देता है। अब इन्होंने श्रीलंका को, म्यांमार को, पाकिस्तान को, सबको सपोर्ट करके उनके सारी चीज़ें कब्जा कर ली है, और एक बहुत बड़ा अपना एलाई बनाया है दुनिया में, जिसको कोई अभी डिफीट नहीं कर सकता है। और इन सब लोगों को ठग लिया एक्चुअली, इन सब लोगों को पैसा दे के खरीद लिया है, डिपेंडेंट बना दिया, जिसको बोलते हैं ना अपंग बना दिया है कि ये लोग अभी कुछ नहीं कर सकते। इंडिया पे भी उन्होंने बहुत परेशानी किया है, और बहुत तरह से इंडिया पे भी दबदबा बनाया हुआ है। तो ये राहु का नेचर है, चीटिंग, छल कपट, ये सब चीज़ करके बाई हुक और क्रूक वो किसी तरह उसको रिजल्ट से मतलब है, मतलब कि वो आपको डिग्निटी से कभी नहीं करने देता है। इवन जो कोरोना वायरस था बोलते हैं चाइना के लोगों ने फैलाया, और ये एक गेम था जिसमें चाइना ने ये मतलब ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि ये एक सोची साजिश थी, जिसके थ्रू चाइना को बहुत जो वो रिजल्ट पाना चाहते थे वो उनको मिल गया। खैर, और इंडिया रिप्रेजेंट करता है एलिफेंट को। इंडिया देखो शांति प्रदेश है। वो कोई भी आता है तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हाँ, लेकिन जब समय आता है, एक बार जब हाथी को कुछ नहीं करता, लेकिन एक बार अगर हाथी उकस गया, मतलब बोलते हैं ना उसको गुस्सा आ गया, तो फिर उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो फिर जानता है कि इन कुत्तों को कैसे जवाब देना है ना। अब देखोगे इंडिया ऐसा ही रोल प्ले करता है। वो सबके पास शांति से अच्छे से लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करता है ना। चाइना में ऐसे रूल्स है जिसको पब्लिक बहुत परेशान रहती है। इंडिया में जो भी रूल है सब ज़्यादातर रूल्स जो है पब्लिक को सपोर्ट करती है, जनता को सपोर्ट करने वाले थे। इंडिया में बहुत सारे रूल है कि आप इससे ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आप माता पिता को घर में नहीं रख सकते हो, ओल्ड एज है, मतलब
वो आपको माता पिता को विजिट करना है, ऐसे बहुत सारे टाइप के एकदम आर्टिफिशियल रूल्स सब है। वहाँ के लोग जो खाना पीना वो देखोगे, मैक्सिमम लोग नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। तो ये सब चीज़ें आप देखोगे। तो हर हर एक पार्टिकुलर कंट्री जो होता है, एक पार्टिकुलर प्लानट उसको उस पार्टिकुलर प्लानट से प्रभावित होता है। जैसे मैं बताया था पहले जब मार्स पर आ रहा था, मैं बताया था पंजाब साइड, अमृतसर के साइड के जो लोग होते हैं वो मार्स प्रोमिनेंट एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखो, वहाँ से ज़्यादातर लोग फ्रीडम फाइटर्स निकले बहुत, और वहाँ के लोगों में अभी भी खून है, जो जट जो बोलते हैं या फिर सिख जो बोलते हैं, कितने सिखों ने बलिदानी दी। तो जो हर पार्टिकुलर एरिया होता है वो कोई प्लानट प्रोमिनेंट होता है, वहाँ पे वो आप देखोगे उस जगह के लोग जो मार्स प्रोमिनेंट है, वहाँ के लोगों का जो चेहरा का रंग होता है वो लाल, वहाँ पे लालिमापन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सिम्बल्स जो होते हैं, ये चीज़ होते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सिम्बल्स घर में हैं, किस चीज़ से रिलेटेड आर्टिकल ज़्यादा है। आप कहीं पे जाते हो, वहाँ की चीज़ों को, सराउंडिंग को देख के आप बहुत कुछ पता कर सकते हैं। इसलिए पहले के लोग बोलते थे ना कि जैसे एक ये होता है कि जैसे बिल्ली रास्ता काट दी तो नहीं जाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता था? अब ये सुपरस्टिशंस भी लोग मानते थे, लेकिन ये एक नेचर जो है ना, आपको सिग्नल देता है ना। जो बिल्ली जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है केतु को। केतु एक क्रूर ग्रह है। वो अब देखोगे आपके आसपास जो जानवर आते हैं ना, वो जानवर आपको विजिट करते हैं, वहाँ से रिलेटेड, उस जगह से रिलेटेड जो एनर्जी है, उस एनर्जी से वो सिंक करते हैं। आप कहीं पे जाओ, कोई ज़मीन देखने के में, वहाँ पे बहुत सारे सांप निकल रहे हैं, यहाँ वो आश्लेषा नक्षत्र का बहुत इफेक्ट है वहाँ पे। इसका मतलब कुत्ते आके मांग रहे हैं, यानी कि वो कुत्ते आके आपको खाने के लिए मांग रहे हैं, यानी कि कुत्ते जो होते हैं केतु को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो वो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ इंसिडेंट हो रहा है ना। कुछ दिन पहले जो जुपिटर है, जुपिटर आप देखोगे अभी एक्वेरियस साइन में गया है। तो आपको जुपिटर जो होता है जीव कारक होता है, जीव कारक। तो आपको देखो, कोई जीव आपसे आके कोई हेल्प के लिए मांगेगा इस समय, क्योंकि जो एक्वेरियस जो साइन होता है वो दान का साइन होता है, गिविंग का साइन होता है। तो आपसे कोई हो सके ब्राह्मण, कोई टीचर, या कोई ऐसा आदमी जो नीडी हो, कुछ ना कुछ आके आपसे मांगना चाहेगा, और आपको लगेगा कि वो आपको चीटिंग कर रहा है, क्योंकि जो एक्यूरेट साइन है जो वो राहु का साइन है। राहु जो है चीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप उसको हेल्प करिएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। वो आदमी एक्चुअली चीटिंग नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जुपिटर चीटिंग नहीं करता है, उसका कुछ पेंडिंग कर्मा होगा तभी वो आपसे आके मांग रहा है। लेकिन वो ऐसा लगेगा क्योंकि जुपिटर है एक्यूरेट साइन में, और जुपिटर जीव का रखे, तो कोई जीव ही आके मांगेगा आपसे, कोई आदमी ही आके मांगेगा, या कोई इस टाइप से लिविंग पर्सन आके मांगेगा। तो ठीक है। जुपिटर जो पर्सन है, जिसके असेंडेंट में जुपिटर है, जुपिटर इसके कारक हैं, ऐसे आदमी जब काम करता है ना तो उसको फिर कोई रोक नहीं पाता। अब देखोगे ऐसे आदमी एक बार जब जो काम चलते हैं, जैसे हाथी को एक बार जब चालू होता है फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे लोग जब ठान लेते हैं कि हमको ये काम करना है, तो फिर उसको कोई रोकता नहीं है। उसके आसपास के लोग उसको कितना भी डिमोटिवेट करें, उसको बोले कि ये नहीं होगा, ये होगा, लेकिन उसको पता है मेरा गोल है, और वो उसको फिर करके ही रहता है। और जब वो ये चीज़ कर देता है ना, तब सब लोग उसको देखने आते हैं। जैसे कोई बाजार में हाथी निकलता है तो सब लोग उसको देखने आते हैं, उसी तरह सब लोग उसको अप्रिशिएट करने आते, देखते हैं, वाह। जुपिटर वेनस दशा जब रहेगा तो पर्सन देखोगे कुछ प्रॉमिस दे देता है, और वो प्रॉमिस के कारण फंस जाता है। अगर वो जिसने जो प्रॉमिस किया है वो उसके साथ जाता है, तो पहला 5 साल उसका बहुत ख़राब जाता है, लेकिन 5 साल के बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट, जो प्रॉमिस किया था उसने फुलफिल किया है। तो 5 साल तक तो एकदम उसको परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन 5 साल के बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और वही जुपिटर वेनस दशा में उसने जो प्रॉमिस किया है
वो अगर फुलफिल नहीं करता है तो पहला 5 साल उसका अच्छा जाता है, उसको लगता है कि बहुत हमने अच्छा किया, लेकिन 5 साल के बाद उसको फिर बहुत प्रॉब्लम आता है, जो भी था वो पूरा एकदम ख़त्म हो जाता है। अब ये चीज़ रिलेटेड है, मैंने जो बली महाराज का स्टोरी जो बताया था पहला दिन, उस चीज़ से रिलेटेड है ना। 5 साल अगर आप प्रॉमिस नहीं किए, जो प्रॉमिस किए वो नहीं किए, तो आप फ्लरिश करोगे, उसके बाद सफ़र करोगे। 5 साल अगर आपने प्रॉमिस पूरा किया तो पहले 5 साल आप सफ़र करोगे, उसके बाद आप बहुत फ्लरिश करोगे। ओके, जुपिटर जो है वो अंगिकरा ऋषि के पुत्र हैं, और अंगिकरा ऋषि देखोगे ही हैज़ डन लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ऋग्वेदा, इसलिए जुपिटर और ऋग्वेदा का पार्ट है। आप देखोगे पुरुष सूक्तम और ये सब जो भी आते हैं मंत्र ऋग्वेदा के, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको पुरुष सूक्तम हर दिन जप करना चाहिए। हार्डली 9-10 मिनट लगता है उसको चढ़ने में, तो इसलिए जो पुरुष सूक्त आपका जुपिटर डिबिलेटेड है, जुपिटर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो या आपको स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ अपलिफ्टमेंट करना है तो हर दिन पुरुष सूक्त का जाप करिए, पुरुष सूक्त का जाप करिए, या फिर गजेंद्र मोक्ष का जाप करिए। जैसे जुपिटर अगर डिबिलेटेड है कैप्रिकॉर्न राशि में तो गजेंद्र मोक्ष का जाप करिए, क्योंकि जुपिटर जो होता है एक मदमस्त हाथी की तरह है और वो कैप्रिकॉर्न में आके फंस जाता है। कैप्रिकॉर्न जो है वो मकर राशि, तो आप गज और ग्रह की कहानी सुनेंगे, भागवतम में आती है, बहुत सुंदर कहानी, आप पढ़ सकते हैं। तो कैसे गजेंद्र जब पानी पीने जाता है तो उसको मकर पकड़ लेता है और वो पूरा एकदम उसको पानी के अंदर बहुत दिनों तक युद्ध चलता है और गजेंद्र हारने लगता है लगभग। तो फिर उसको भगवान की याद आती है लास्ट में, उसको लगता है कोई नहीं बचा पाएगा। उसके फैमिली मेम्बर, पिता, भाई, बहन सब पीछे से लगे हुए थे, खींच रहे थे, लेकिन तो भी सब मिलके भी उसको नहीं बचा पा रहे थे। तब उसको अंत में आया कि भगवान ही मुझे बचा सकते हैं। उन्होंने भगवान को ऐसे फूल तोड़ के भगवान को प्रेयर्स ऑफर करना चालू किए, फिर भगवान आके उनको बचाते। तो ये जुपिटर जो कैप्रिकॉर्न राशि में वो एग्जैक्ट इस स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है, गज और ग्रह के कहानी। तो जो जुपिटर जो है वो हाथी की तरह वो मकर राशि में जाके उसी तरफ फंस जाता है, और कौन लेकिन जुपिटर जो है उसको बहुत फेथ है भगवान के ऊपर, श्रद्धा वाला प्लानिट। जब वो भगवान को याद करता है तो फिर भगवान उसको, इसलिए जब भी जुपिटर कैप्रिकॉर्न राशि में हो तो आप उस समय गजेंद्र मोक्ष का जो प्रेयर्स है, हार्डली वो भी 10 मिनट लगता है, वो जाप करिए, या गजेंद्र मोक्ष की कथा करिए। श्रीमद् भागवतम में आती है ये, या बहुत सारे ऐप आते हैं उसमें आप गजेंद्र मोक्ष का थोड़ा प्रेयर्स आते हैं, तो इससे आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है। और पुरुष सूक्तम तो पावरफुल है, बहुत पावरफुल, इसको हर दिन, पहले के लोग तो हर दिन पुरुष सूक्तम, उनके हर लोग को याद रहता था पुरुष सूक्तम। पुरुष सूक्तम करने से आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलता है, आपको स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने का भी बहुत स्ट्रेंथ मिलता है। इट्स नॉट पुरुषोत्तम जाप, इट इज पुरुष सूक्तम। आप देखोगे ऐसे बहुत सारे सूक्तम है, श्री सूक्तम, नारायण सूक्तम, पुरुष सूक्तम। जैसे पुरुष सूक्तम ये ऋग्वेद का मंत्र है, आप नेट पे सर्च करो आपको मिल जाएगा ये। जब बहुत सारे ऐप आते हैं उसमें पुरुषोत्तम गा के भी दिखाए हुए हैं और लिरिक्स भी उसका लिखा हुआ है, आप एक संस्कृत में ये सारे वर्सेस, तो आप देख के गाना सीख सकते हैं, ठीक है। जुपिटर जो है जीव कारक है, जीवा सिग्निफिकेटर है। अगर जुपिटर के दूसरे घर में या 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है तो इस आदमी का कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता है। अगर जुपिटर के 12वें घर में या दूसरे घर में किसी में भी अगर प्लैनेट्स है तो इस आदमी को हमेशा कभी भी प्रॉब्लम में पड़ता है तो कोई ना कोई इसको हेल्प करने के लिए रहता है, क्योंकि जीव कारक है तो इसके आसपास कोई रहता है। अगर रहता है तो कोई ना कोई जीव हमेशा, अब देखो कोई आदमी कुछ प्रॉब्लम में फंस जाता है, उसका कोई फ्रेंड होता है या कोई भाई होता है, कोई दोस्त होता है, कोई घर वाले होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं दूर के, वो हमेशा कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं। कोई आदमी को तो कुछ भी प्रॉब्लम फंसता है उसके पास कोई नहीं रहता है, सब काम उसको खुद ही करना पड़ता है। तो जुपिटर अगर अकेले बैठा है तो उसको जीवन में सब काम फिर खुद अकेले ही करना पड़ता है। अगर उसके 12वें घर में या दूसरे घर में जुपिटर से कोई है तो फिर उसको वो हेल्प मिलता है। अब देखोगे जो
जब भी आप गुरु बनाओगे जीवन में, आपका 9th हाउस एक्टिवेट है। आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें अपने आप होना एक्टिवेट हो जाती है। 9th हाउस जब एक्टिवेट होता है तो 9th हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपको अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए अगर किसी का 9th हाउस बहुत ख़राब है तो उसको एक रेमेडी देते हैं कि आप एक गुरु बनाओ, आप एक गुरु से मंत्र लो। क्योंकि गुरु जो आते हैं ना, गुरु के आने से आपके जीवन में बहुत ऑस्पिशियस चीज़ें होने लगती है। आपका गुरु भले ही आपके पास ना हो, बहुत दूर भी हो, तो भी क्योंकि आपका 9th हाउस जो है सैजिटेरियस साइन है वो एक्टिवेट हो जाता है। और सैजिटेरियस साइन सिर्फ अच्छा ही करता है, जुपिटर सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही करता है या इसलिए गुरु कभी कभी, जो गुरु का जो रोल है ना बहुत, क्योंकि गुरु आपके ऊपर नहीं चलता है, तो गुरु आपसे इंडिपेंडेंट रहता है। गुरु आपको सच्चाई बताता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं गुरु के पास एक फैशन की तरह जाते हैं कि मेरा भी ये गुरु है, और उनको वही चीज़ अच्छा ना। गुरु भी ऐसे होते हैं कि उनको चीटिंग करते हैं, उनको जो चीज़ अच्छा लगता है वही चीज़ बोलते हैं। गुरु का भी ये काम नहीं, गुरु का काम है उनको सच्चाई बताना, उनको अंधकार में नहीं रखना, है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो कभी कभी गुरु ऐसे चीज़, कठोर चीज़ बोलते हैं जो हमें ख़राब लगता है, जो हमारे मन को नहीं भाता है। तो हम अपने दुनिया में रहते हैं ना, जो चीज़ अच्छा लगता है वो करते हैं। लेकिन जब आप गुरु के बात को मानते हो तो आपका अल्टीमेटली आप ही का भला होता है। उससे गुरु को कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि ना गुरु आपको डांट रहा है तो ना वो गुस्से से डांट रहा है या फिर उसका कुछ प्रॉफिट है। किसी जुपिटर का ये नेचर है कि वो हमेशा आपका भला चाहता है, भले ही वो आपको ख़राब तरीके से दे या अच्छे तरीके से दे। इसलिए जो गुरु का जो बात है ना, उसको बाय द हार्ट लेना चाहिए, भले हमको अच्छा लगे या ना लगे। तो गुरु की सेवा करनी चाहिए जब भी टाइम मिले। पर्सनली मनसा कर्मणा वाचा 3 तरह की सेवा होती है। गुरु का ध्यान करके, गुरु के बारे में उनका जो भी वचन है वो सुन के, उनको फिजिकली कुछ सेवा करके, या गुरु जिस सेवा में उनको हेल्प करके, या फिर कुछ गुरु को कुछ दान उन दे के। तो हर तरह से जो आदमी जिस तरह से कर सकता है वो करना चाहिए। और जरूर इससे आपका जो जुपिटर होता है उसको बहुत स्ट्रेंथ मिलता है और आपके जीवन में बहुत ऑस्पिशियस चीज़ें होना चालू हो जाती है। गुरु जो है उनके 4 हैंड है, और ऐसा बोला जाता है गुरु के एक हैंड में गोल्ड स्टिक है, गोल्डन स्टिक। जैसे आप परियों की कहानी सुनते हैं, परी, स्वर्ण परी, ऐसे परी बहुत सारे होते थे जिनके हाथ में गोल्डन स्टिक, स्वर्ण की छड़ी होती थी। गुरु के हाथ में भी स्वर्ण की छड़ी है। तो बोला जाता है तो गुरु जो पीटते हैं वो छड़ी क्यों रखते हैं कि छड़ी से पीटा जाता है ना। आप देखोगे पहले स्कूल में जो मास्टर लोग पढ़ाते थे तो छड़ी रखते थे, बच्चा बदमाश करता था तो बहुत पीटते थे, है ना। तो जो वो मास्टर क्यों पीटते हैं, ऐसा नहीं कि मास्टर आपको सुधारने के लिए नहीं पीटते। तो कोई गोल्ड से मारे तो वो उससे भी आपको मारने से भला ही होता है, वो गोल्ड वही रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कोई आपको सोने के सिक्के से मार रहा है और आपको थोड़ा चोट लग रहा है, तो बोलेगी अरे ठीक है, जितना जितना मारो और अच्छा है ना, हमको सोना तो मिल रहा है एटलीस्ट, भले ही थोड़ा चोट लग रहा है। वो चोट क्या, वो तो थोड़ा सा कोई क्रीम लगा लेंगे, कोई ये लगा लेंगे तो वो फिर ठीक हो जाएगा, है ना। तो कोई बोलेगा और मारो और मारो। तो जो गुरु का जो सोने का स्टिक है वो वही रिप्रेजेंट करता है। भले ही वो स्टिक है लेकिन वो आपको बेनिफिट ही देता है हमेशा। जब भी आप गुरु के आश्रम को विजिट करोगे या फिर गुरु की कोई सेवा करोगे या गुरु बनाओगे, यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर लाइफ। आप अपने जीवन में परिवर्तन देखना चालू कर दोगे, या उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में होने लगेगी। इवन जब आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चालू करोगे तो आप देखोगे कि जहाँ भी जुपिटर बैठा है आपके चार्ट में वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। उस हाउस से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स चालू हो जाएंगे आपके जीवन में, छोटे बड़े जो भी हो सके। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान है वो भी आपको गुरु से ही मिलता है, वो भी एक शास्त्रों का ही ज्ञान है। कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं, कोई भी भगवत गीता हुआ, भागवतम हुआ, पुराण हुआ, महाभारत, रामायण, आयुर्वेद, ज्योतिष, वास्तु, ये जितने भी जो शास्त्रों के ज्ञान है
कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो तो बिना गुरु के नहीं सीखना चाहिए। और जब आप सीखोगे तो आप देखोगे आपका जुपिटर जो है वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा, उससे रिलेटेड चीज़ें आपके जीवन में होने लगेगी। जिसका जुपिटर खराब होगा ना वो आदमी हमेशा इरिटेटेड रहेगा, क्योंकि जुपिटर जो होता है हैप्पीनेस का कारक होता है, और जो हैप्पीनेस का कारक है वो जुपिटर वो डेबिलेटेड हो गया है, खराब जगह पे है, तो वो आदमी को बहुत इरिटेशन होगा। गुरु जो होता है कभी कभी आपको स्कोल्ड करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा, लेकिन उससे आपका अच्छा ही होगा ना। शुरू में आपको खराब लगेगा, लेकिन उस क्रिटिसिज्म से आपका अच्छा होने वाला है, आपका भला होने वाला है। आजकल लोग ऐसे गुरु चाहते हैं जो सिर्फ उनको पैम्पर करे ना, उनको पैम्पर करे, वो जैसा चाहते हैं वैसा मिले, तो वैसे गुरु कुछ काम के नहीं होते। तो गुरु में भी हमको पहचानना पड़ेगा कि कोई जेन्युइन गुरु होते हैं। अगर गुरु पे राहु का इफेक्ट है तो ऐसे चीटिंग गुरु मिलते हैं, है ना, जो आपको चीटिंग करेंगे। बोलते हैं ना, गुरु गुड़ चेला चीनी, या फिर ऐसे बोलते हैं गुरु भी नरक में जाए और चेला भी नरक में जाए, ऐसे गुरु को आप चूज करोगे तो ऐसे गुरु उसको मिलते हैं जिसके साथ जुपिटर के साथ राहु का कंजंक्शन हो, या जुपिटर राहु कंजंक्शन में हो, या एस्पेक्ट कर रहा हो, राहु के एस्पेक्ट पर हो जुपिटर पे। तो गुरु आप ऐसा गुरु मत ढूंढो जो आपको पैम्पर करे, आप ऐसा गुरु ढूंढो जो आपको रियलिटी बता रहे हैं, है ना, जो आपको सच्चाई से अवगत करा रहे हैं ना। आप जैसा गुरु चाहोगे वैसा गुरु आपको मिल जाएगा। दुनिया में हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, वेरी चीप प्रोडक्ट इज ऑल्सो अवेलेबल। प्रभुपाद बोलते थे कि मछली बाज़ार में इतना भीड़ क्यों रहता है, आप डायमंड शॉप में देखो कोई नहीं रहता, पूरा एकदम इतना अच्छा से दुकान बनाया रहता है, लेकिन उसमें हार्डली 1 या 2 आदमी, वो भी महीने में कोई जाता है। और ये मछली बाज़ार में देखो कितना गंदगी रहती है, महकते रहता है, लेकिन उसमें कितना भीड़ होता है। क्यों? क्योंकि डायमंड जो होता है ना वो बहुत कॉस्टली होता है, कॉस्टली चीज़ें फिर हर कोई नहीं खरीदता है। तो जैसे ही आप कहीं कहीं गुरु जाओगे तो आपको एकदम स्ट्रिक्टली बोलेगा कि ना मांस मछली नहीं खाना चाहिए, दारू सेवन नहीं करना चाहिए ना, शादी करके रहना चाहिए, या फिर पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जहाँ पे भी आप देखोगे कि लोग फिर जाना बंद कर देते हैं उस गुरु के पास, बोलते अरे ये तो बहुत हेवी गुरु है, बहुत डिमांड करता है। लेकिन ऐसे भी गुरु देखोगे जो बोले हाँ सब कुछ चलेगा, तो कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ भगवान का नाम लेते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे। तो फिर वो जो गुरु सब कुछ अलाउ करते हैं वहाँ पे देखोगे बहुत भीड़ रहेगा, है ना। तो गुरु का जो जॉब है ना वो पैम्पर करना नहीं है, फिर या जो डिसाइपल को अच्छा लगे वही चीज़ बोलना नहीं है। गुरु का जॉब है जो सच्चाई है वो चीज़ बोलना, भले ही सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। उसी तरह डिसाइपल का जो कर्तव्य है वो ऐसे गुरु को ढूंढना जो उसको हमेशा सच्चाई बताता है, सच्चाई से अवगत कराता है। वो उसके गुरु जो होता है ना उसके शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को नहीं देखता है ना, आज इसको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो ना चलो सॉल्व कर दिए, नहीं, वो उसके लंबे समय तक के सोचता है। वो सिर्फ इस दुनिया की नहीं सोचता है, उसके बाद की दुनिया की भी सोचता है, उसके बाद के जीवन की भी सोचता है। वो सिर्फ उसके एक जीवन के लिए नहीं सोचता है, उसके वो हर जन्म के लिए सोचता है। तो ये है जुपिटर। जुपिटर के बारे में अभी और भी कुछ पॉइंट बाकी, मुझे लगता है 1 क्लास और लगेगा, हम कल मोस्टली इसको कंप्लीट कर देंगे। आज तक खैर टाइम हो गया, तो फिर कल हम मिलते हैं इस समय, जुपिटर के बारे में और भी देखेंगे क्या क्या जुपिटर हमारे जुपिटर जो है ना हर व्यक्ति के जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि हर आदमी फंडामेंटली हर आदमी ये शरीर नहीं आत्मा है, ये चीज़ हमको समझना चाहिए। और आत्मा को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, और वो चीज़ गुरु ही दे सकता है, जुपिटर ही दे सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जुपिटर को अच्छा करिए, सुधारिए, गुरु को ढूंढिए, जेन्युइन गुरु को ढूंढिए, पुरुषोत्तम का जाप करिए, गजेंद्र मोक्ष का जाप करिए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए, ये सारी चीज़ें जो है जुपिटर सिग्निफाई करती है। तो तब तक फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।